हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, एग्जाम बड़ी करीब आ रही है और जो 2024 में अटेम्प्ट नहीं दे रहे ना, उनके बाद उनको तो है ही ये बहुत बड़ी मुसीबत, लेकिन उनके बाद भी 2025 में जो एग्जाम दे रहे हैं, 2026 में जो दे रहे हैं, 27 में दे रहे हैं, वन टॉपिक विच इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू, जिसके बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के नंबर चाहे पूछे ना जाए, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट जरूर पूछा जाता है। एंड इट बिकम्स अ वेरी मेजर टास्क एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ यू कि आप पूरे 106 अमेंडमेंट्स को कैसे याद करोगे। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर somebody who's not a lawyer, somebody who's not practicing law every day, या फिर स्टूडेंट ऑफ लॉ या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है, टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था इन एवरी ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक पैराग्राफ में नहीं अमेंड किया जाता, कोई एक आर्टिकल अमेंड किया, कोई फिर दूसरे पार्ट में अमेंड किया गया। वरी नॉट, एब्सोल्युटली डोंट वरी, I will make sure that you know everything about it. Starting from here till 106. Yes, my friends, starting from 1 to 106. मैं सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सेलिएंट फीचर्स तुम्हारे साथ इन्हीं सीरीज में करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग, दिस इज गोइंग टू बी ऑसम। डोंट मिस इवन वन ऑफ दीज, और हम बहुत फास्ट जाएंगे। मेक श्योर दैट यू वॉच दीज वीडियोस टिल द एंड। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा पहला प्रोविजन। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक्ट ऑफ 1951। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट इशू है जो ज्यादातर लोगों को गलती करते हैं। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है एक्ट। आप कई बार आपको जब पढ़ने लगते हो तो आपको 123rd 124th वगैरह दिख जाता है, वो एक्ट नहीं है, वो बिल होता है। तो बिल को एक्ट बनने के टाइम में वो पूरा प्रोसीजर होता है जो आर्टिकल 368 का है। हम सिर्फ एक्ट्स करेंगे, एक्ट्स एज इन द फाइनलाइज, जो हो गया, जो पास हो गया, उस हिसाब से द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 हम करेंगे। एज आई टोल्ड यू, प्रॉमिस ये है कि 1 से 106 तक चलेंगे। सो लेट्स गो क्विकली टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। बड़ा ही सरप्राइजिंग था, और कि इतनी जल्दी, अभी तो हमारा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस ही हुआ था 1950 में, और 1950 के एक में इतने सारे चीजें होने लग गई थी। There were so many problems related to freedom of speech and expression, freedom of profession, basic structure doctrine की जो कहानियां शुरू हो रही थी, land acquisition वाली सारी situations, there were multiple things happening. और the parliament was very aware of this fact कि कुछ तो changes करने बड़े जरूरी है इस टाइम पर। The Nehru government at that time, or rather, you know, Nehru ji was at the head of the provisional parliament at that time. उस टाइम पर द पार्लियामेंट को यह महसूस हो गया था दैट सर्टेन चेंजेस हैड टू बी डन एंड हैड टू बी डन नाउ। सो कपल ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस वर मेड। आर्टिकल 15 में चेंज हुआ, 19 में हुआ, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 एंड 376 में। हैविंग सेड सो, प्लीज घबराना मत, सारे अमेंडमेंट, सारे आर्टिकल्स करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हम सब्सटैंशियली सारे इक्वल, सारे तो नहीं करेंगे लेकिन एटलीस्ट सब्सटैंशियली तो कर लेंगे। तो ये सबके काम आ जाएगा। दोस्त जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग, जो लोग एडवांस लेवल पे है, और वो लोग भी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो एवरीवन, जिनको भी पढ़ना है, क्विकली लेट्स स्टडी। सो पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 में क्या चेंज हुआ। सो आर्टिकल 15, इफ यू आर काइंड ऑफ अवेयर ऑफ दिस पार्ट, आर्टिकल 15 सेज नो डिस्क्रिमिनेशन। द वर्ड वाज no discrimination. There shall be no discrimination. The state shall not discriminate against any citizen on the grounds of race, religion, caste, sex, place of birth or any of them. ये था आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। सब लोग ध्यान से सुनो, वहां पे लिखा था कोई भेदभाव नहीं हो सकता। भेदभाव को तो बाद में समझोगे, पहले ये इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि यार कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। बहुत खतरनाक बात है यार, डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। हाँ यार, डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। सिर्फ विमेन एंड चिल्ड्रन का नाम रखा गया था, महिलाओं की तरफ और बच्चों की तरफ स्पेशल प्रोविजन रखा गया था कि मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। सो 1950 तक भेदभाव मतलब कोई डिफरेंटली ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कोई बात ही नहीं की जा सकती। रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अब इसका क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि इस बेसिस पर रिजर्वेशन
आरक्षण भी नहीं दे सकते। अगर स्पेशल ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते तो फिर आरक्षण कैसे दोगे? स्पेशल ट्रीटमेंट ही तो है। दैट आरक्षण या रिजर्वेशन इन द जॉब्स हैव टू बी गिवन, देन हैव टू बी गिवन इन काइंड ऑफ स्पेशल वे, कुछ तो करना पड़ेगा। सो 15 सब क्लॉज 4 डाला गया, 15 सब क्लॉज 4 डाला गया और बोला गया कि आज के बाद स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज वेल एज जो बाद में वर्ड बनेगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनको रिजर्वेशन देने का प्रोविजन कब आया? जब 15 सब क्लॉज 4 आया। इससे पहले मैं किसी और दिन आपको पढ़ाऊंगा, इससे पहले ये क्लैश हो गया था, एक केस हो गया था सुप्रीम कोर्ट में विच इज कॉल्ड चंपकम डोरायराजन केस। तो चंपकम डोरायराजन केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम नहीं कर सकते जी, 15 अलाउ ही नहीं करता, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, यू हैव टू डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कभी तुम्हें क्वेश्चन आया कि कहां से कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन शुरू हो गया, कहां से कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन शुरू हो गया रिजर्वेशन का? बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन, देखो पॉलिसी तो हम दे रहे थे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन परमिशन कब से मिली? परमिशन जिस दिन से मिली वो था 15 सब क्लॉज 4 को डालना। बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ये आ गया you will be amongst a few people in this country who actually know the technical realities of this part. Now 15 सब क्लॉज 4 के बाद okay, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अपना तारुफ तो कराना ही भूल गया। So for those amongst you who do not know me, I'm Dr. Siddharth Arora. I have decades of experience teaching on UPSC platforms, but Unacademy में पिछले 5-6 साल से एसोसिएटेड हूं। We are teaching it in a very beautiful way, very realistic chances. बहुत सारे ऑफर्स हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं। We really mean our business. Make sure that you don't waste your opportunity and make sure that you join us at Unacademy. Also, when we say it, we mean it. When we say it, लोगों को लगता है हम लोग कोई सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप करते हैं तो हम उसके बारे में कोई प्राइजेस नहीं देते, सिर्फ बात के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो इफ यू हैव अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप तो 10th मार्च को 11 बजे और 5 बजे है। तो ये तुम्हें फोटोग्राफ्स दिख रहा होगा, सबको जो हकदार थे जिनको प्राइजेस मिलने थे सबको दिए गए, सबको उनके रिवॉर्ड्स थे, सबको रिकॉग्नाइज किया गया। When we are saying it, we are meaning it. ये हल्के promises नहीं है, we really mean to help you out, to give you a realistic chance of cracking this exam. Please join us on the Civil Services Championship also. Continue on this part. So हम लोग कर रहे थे आर्टिकल 15. Now 19 को भी चेंज किया गया। 19 जिनको मालूम है वो दो चीज से रिलेट करता है। 19 था एक फ्रीडम्स, तो दो आर्टिकल 19 में जो प्रोविजन थे उनमें ऑल्टरेशन लाया गया। पहला लाया गया, वैसे मैं इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकता था, बट पहला लाया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या कोई भी लिमिटेशन होती है? होती है। याद रखना, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, हर एक में रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन होता है। तो क्या ऐसा रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में भी रखा गया? पहले क्या लिखा हुआ था? पहले लिखा था राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको क्लैरिफाई नहीं किया गया था। 1951 के इस अमेंडमेंट में चेंज किया गया, बोला कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक स्टेट तुम्हें ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस करने से रोक सकता है। जैसे मान के चलो तुम उस टाइम पर 1950 में बोलो कि मैं तो बैंक बनाना चाहता हूं नाउ, या फिर मैं ओपेनहाइमर हूं, यार मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता हूं। बताओ यार, फनी हो गए। लेकिन क्या स्टेट रोक सकता था? 1950 तक ऐसा नहीं था, मोनोपोलाइजेशन अलाउड नहीं था। बट 1951 में कुछ प्रोफेशंस को इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक स्टेट ने बोला हम चाहे तो रोक सकते। सो ये भी एक बड़ा ही फेमस लैंडमार्क केस हुआ था जिसमें द सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। विल गेट डाउन टू दैट सम टाइम लेटर।
जब आपको बहुत ज्यादा डिटेल करना है तो आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में आ जाना, मैं आपको वो सब समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए क्रूशियल पॉइंट ये रिमेंबर करने वाली बात है कि तब तक ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक ये रिस्ट्रिक्शन था नहीं। ये कब आया? ये आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। सो अभी तक क्या क्या कर दिया हमने? 15 सब क्लॉज 4 आ गया, उससे रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिल गया। 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो कि रिलेट करता है ऑक्यूपेशन से, व्यवसाय से, ट्रेड से, बिजनेस से, उसमें एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई। और जो सबसे ज्यादा टेंशन की सिचुएशन थी उस टाइम पर सरकार के ऊपर कि वो चाहती थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पे भी रिस्ट्रिक्शन डाली जाए। 3 एक्स्ट्रा रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन डाल दिए गए। पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कि जी आप जो मर्जी बोलना है बोल लो, लेकिन ऐसा कुछ भी मत करो कि पब्लिक ऑर्डर ही उड़ जाए, दंगे छिड़ जाए, या फिर इंडिया के जो फ्रेंडली नाते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स है विद फॉरेन कंट्रीज, वो खराब हो जाए, ये भी मना हो जाए, और किसी को भड़का के क्राइम करवाना, ये 3 रिस्ट्रिक्शंस एक्स्ट्रा डाले गए इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। सो 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए तुम्हें ये फ्रीडम देता है, और 19 सब क्लॉज 2 तुमसे ये फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शन करता है। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि ये थे रिस्ट्रिक्शंस, बट एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस डाले गए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। सो ये 3 चीजें यहां पर हो गई। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जिस पर एक्चुअली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, लेकिन वो भी आर्टिकल 85 के अमेंडमेंट से डाला गया। पहली बार पढ़ाया गया कि प्रेसिडेंट कैन समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट साहब ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं। समन का मतलब क्या होता है? बुलावा देना, कि जी आ जाओ, अब सत्र शुरू हो रहा है। इसको बोलते हैं समनिंग। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। कौन बुलाता है पार्लियामेंट को? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब को ही यह ताकत होती है कि वो छुट्टी पर भेज देते हैं, जिसको बोलते हैं रिसेस। तो ये प्रेसिडेंट साहब को ही पावर होती है, और उसको टेक्निकली बोला जाता है प्रोरोगेशन। उसको क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। और प्रेसिडेंट साहब को ही यह पावर होती है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, भंग कर सकते हैं लोकसभा को। अभी थोड़े समय में हमें यह खबर आने वाली है कि 17th लोकसभा, जो इस टाइम की प्रेजेंट लोकसभा, वो भंग होगी। तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा दैट प्रेसिडेंट साहब ने उसको डिसॉल्व किया है लोकसभा। ये आर्टिकल 85 के अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जैसे मैं इसको ध्यान से देखो और देखो मैं क्या बदलने वाला हूं। जहां प्रेसिडेंट लिखा होगा वहां गवर्नर हो जाएगा, जहां पार्लियामेंट लिखा होगा वहां स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा। ध्यान से नजर यहीं पर ही गड़ा के रखना। मैंने क्या बोला? जहां प्रेसिडेंट हो जाएगा वहां गवर्नर हो जाएगा, और जहां पार्लियामेंट होगा वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा। साथ में आर्टिकल 85 की जगह आर्टिकल 174 हो जाएगा। तो ये प्रोविजंस भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाए गए। तुम अगर 1-2 साल पहले का यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देख लो प्रीलिम्स का, तो तुम्हें यह वर्ड दिखाई देगा कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में कोई भी 2 सत्रों के बीच में कितना समय का अंतर मैक्सिमम अलाउड है। 6 महीने के बीचों बीच आपको सेशन लाना ही पड़ता है। यू कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। फटाफट लिखते चले जाना। तो अभी तक हमने फिर से देखो कितने बार रिकैप कर रहे। 15 सब क्लॉज 4 ले आए, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण का ले आए। 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 3 एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस आ गई। 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी यानी कि ऑक्यूपेशन में इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या पब्लिक इंटरेस्ट, उसमें एक और रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई। 85 और 174 में प्रेसिडेंट और गवर्नर की ये पावर्स ला दी गई कि वो बुला सकते हैं सत्र, वो छुट्टी पे भी भेज सकते हैं, रिसेस में भी, और वो डिसॉल्व भी कर सकते हो। बट 2 सेशंस के बीच में, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, जिसकी कहानी बाद में जाकर एक पूरी दास्तान हो गई, वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाला कॉन्सेप्ट। उसमें डाले गए 3 आर्टिकल्स। एक था आर्टिकल 31
कैपिटल ए लिखना, कभी भी स्मॉल मत लिखना। 31 कैपिटल ए। 31 कैपिटल ए क्यों डाला गया? उस जमाने में, उस समय ज्यादातर जो धरती थी, जमीन थी, हमारे देश की जमीन थी, वो लैंडलॉर्ड्स के पास थी। द लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदार सिस्टम की वजह से जो वो लैंड है वो सरकार अधिग्रहण नहीं कर पाती थी, अक्वायर नहीं कर पाती थी। तो 31 आर्टिकल 31 के अनुसार, 31 नंबर आर्टिकल के वजह से आप किसी भी जमींदार से वो जमीन ले नहीं सकते थे। तो जमींदारों के पास जमीन थी, जमीन चाहिए थी गवर्नमेंट को, तो जमीन कैसे लेंगे, लैंड कैसे एक्वायर करेंगे, वो सोचने के लिए एक 31A डाला गया। तो 31 यहां था, उसको बाईपास किया गया बाय पुटिंग 31A। और उसमें क्या डाला गया? उसमें डाला गया कि अगर एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी एस्टेट हो, यानी कि कोई जमीन को अगर एक्वायर किया जाए इन द नेम ऑफ कृषि सुधार, इन द नेम ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, तो वो अगर 14 और 19 यानी कि तुम्हारे 14, 19 और 31 ऑफ कोर्स तीन फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट भी कर देना, तो भी उसको नल एंड वॉइड नहीं बोला जाएगा, तो भी उसको खारिज नहीं किया जाएगा। डू यू रियलाइज ये एक तरीका था कि आप जितने ज्यादा जमीन लैंडलॉर्ड से ले सकते थे, आप ले लोगे इन द नेम ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। तो ऑब्वियसली जमींदार से यहां पर बड़े परेशान हो गए, लेकिन ये अमेंडमेंट डाला गया था। रुको, पूरी बात नहीं हुई। 31A के साथ साथ 31A के साथ साथ 31B भी डाला गया, और 31B ने तो कमाल ही कर दिया। 31B ने बोला कि हम एक नया शेड्यूल बना रहे, एक नई लिस्ट बना रहे, कॉल्ड एज द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में जो मर्जी लॉ उठा के डाल दो, डाल दिया, अब वो बुलेट प्रूफ हो जाएगा, वो इम्यून हो जाएगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो ये तो कमाल हो गया। 31A, 31B और 9th शेड्यूल, इन तीनों की कॉम्बिनेशन का एक्चुअली इरादा क्या था कि जमीन का अधिग्रहण हो जाए, लैंड एक्विजिशन हो जाए। सो 31A, 31B और 9th शेड्यूल, जिसको बाद में चैलेंज किया गया, फिर बाद में शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस तक ये जो कहानी शुरू हुई थी वो 31A से, 31B से और 9th शेड्यूल से स्टार्ट हुई थी इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। तो ये दास्तान यहां शुरू हुई थी, 31A, 31B एंड द 9th शेड्यूल। आई होप मैं तुमको ये सारी चीजें समझा चुका हूं। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? 15 सब क्लॉज 4 जिससे रिजर्वेशन हुआ, 15 सब क्लॉज 4 के बाद हम लोगों ने किया 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 3 रिस्ट्रिक्शंस आई। 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जिसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एक और रिस्ट्रिक्शन आई। 85 और 174 जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर की वो पावर्स आ गई, जिसके अंदर ये बात बोल दिया गया कि आप सम्मन भी आप कर सकते हैं, आप डिसॉल्व भी कर सकते हैं, आप छुट्टी पे भी भेज सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और 31A, 31B एंड द 9th शेड्यूल का भी प्रोविजन हो गया। ऑल्सो वैसे मिसलेनियस फॉर्म बता रहा हूं, तुम्हें मालूम है कि प्रेसिडेंट साहब ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को एड्रेस करते, अभिभाषण देते। वो पहले होता था एवरी सेशन, हर सेशन में, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसको बोल दिया गया कि हर सेशन में नहीं होगा, हर नए साल के पहले सेशन या फिर नई लोकसभा के पहले सेशन में ही होगा। ये छोटी छोटी चीजें भी की गई थी बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। कभी किताब पढ़ खोल के देखोगे ना या ढूंढ के देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इसको पढ़ोगे तुम्हें बहुत काम आएगा इन द एग्जाम। बट इससे पहले कि हम आगे चलते हैं, क्यों ना एक छोटी सी क्विज कर ली जाए। सो ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम इसका आंसर दे पाओगे तो। Which one of the following cannot be the ground for restricting freedom of speech and expression? Public order, defamation, criticizing the government या contempt of court? तो यहां पे क्वेश्चन है cannot be the ground for restricting the freedom of speech and expression, public order, defamation, criticizing the government या contempt of court। तो आज की डेट में तुमको ये सोच समझ के आंसर देना है। क्विकली आंसर दो। You have 15 seconds। फटाफट कमेंट सेक्शन में डालते जाओ कौन सी चीज आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में
आप मना नहीं कर सकते जी, ये करना थोड़ा बुरा होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बच्चे, क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट तो तुम्हारा हक है। डेमोक्रेसी में तो डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकती। क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, हेल्दी क्रिटिसिज्म तो एक्चुअली डेमोक्रेसी में तुम्हारा हक होता है। तो आंसर ऑफ कोर्स इज सी। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सो एक और क्वेश्चन फटाफट 15 सेकेंड्स में आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस? कौन सा रिस्ट्रिक्टिंग का ग्राउंड हो सकता है? अकेडमिक क्वालिफिकेशन, लीगैलिटी ऑफ द प्रोफेशन, सी इज पब्लिक इंटरेस्ट, डी इज ऑल ऑफ द अबव। सोच समझ के आंसर दो। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें पता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस? अकेडमिक क्वालिफिकेशन, लीगैलिटी ऑफ द प्रोफेशन, पब्लिक इंटरेस्ट या ऑल ऑफ द अबव? सोच समझ के देखो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट हो कि तुम्हें कौन सा काम करना अलाउड है, कौन सा काम करना अलाउड नहीं? सोच के देखो। राइट। और दूसरी बात, तुम्हें यह भी पता चलना चाहिए कि लीगैलिटी पता चले, तुम इलीगल काम कर सकते हो, एंड पब्लिक इंटरेस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। आंसर ऑफ कोर्स इज डी। तो कोशिश करते यार एक और क्वेश्चन कर लेते, और ये तो बिल्कुल ही नो ब्रेनर क्वेश्चन होना चाहिए। विच शेड्यूल was inserted with the design to immunize laws inserted therein from judicial review? 8th schedule, 9th schedule, 10th schedule या फिर all of the above? कौन सा शेड्यूल डाला गया था जिससे जुडिशियल रिव्यू से बचाने का इरादा था फॉर एनी लॉ जो उसके अंदर डाला जाए? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, गलती मत करना, नंबर मैंने बताया हुआ है, इस बारे में सोच समझ के फटाफट आंसर दे दो। विच शेड्यूल वॉज इंसर्टेड विद द डिजाइन? एंड यू हैव 5 more seconds. Answer, of course, is the 9th schedule. तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से डाला गया था, 9th शेड्यूल था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। मुझे उम्मीद है तुम्हें मजा आया। छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुमको काफी काम की चीजें बता दी है। दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट, एंड इस तरह से भगवान ने चाहा तो वी विल गो टिल 106th अमेंडमेंट। और ये मार्च एक्सटेंशन ऑफर हमारा चालू हुआ है 6 months का फ्री एक्सटेंशन है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आर टीचिंग यू। प्लीज डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। We are very, very serious in our profession. We are helping you out in whatever way possible way to give you a realistic chance of cracking this exam. Don't miss this. Please don't forget to use my code SIDLIVE, SIDLIVE. ये मेरा referral code है. Please utilize this and I'll be happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind. And don't miss नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे सेकेंड अमेंडमेंट। थैंक यू माय फ्रेंड्स।